आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जो इस माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। रुक रुक कर होने वाली बारिश, आंगन की कच्ची मिट्टी से उठने वाली महक, उस वक्त अंजलि को दुनिया की सबसे नफरत भरी चीज महसूस हो रही थी, क्योंकि आज की शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने जा रही थी और उसकी किस्मत का फैसला एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया था जो उसके स्वर्गीय बाप की उम्र से भी कई साल बड़ा था और जिसकी आंखों में अंजलि के लिए वो गिरी हुई चमक थी जो किसी दरिंदे की आंखों में होती है। मगर इस घर में अंजलि की हैसियत पैर की जूती से ज्यादा नहीं थी, जिसकी किस्मत में सिर्फ रगड़ना और गिनना लिखा था। मामी की तेज और चुपती हुई आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सुबह से ही अंजलि के दिमाग पर जैसे हथौड़ा बरस रहा था। वो अपने छोटे से वजूद को समेटकर आंगन के एक कोने में बर्तन धो रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके कमजोर शरीर में सुइयां चुभो रहे थे। उसके हाथ ठंडे पानी और सावन की कड़वाहट से फट चुके थे और उंगलियों के किनारे भी बहुत घायल हो रहे थे। मगर उसके दिल के जख्म उन जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। मामी ने बरामदे में खड़े होकर उसे बड़ी नफरत से देखा और फिर अपनी तेज जुबान चलाकर चिल्लाते हुए बोली, तेजी से हाथ चला मनूस लड़की, आज तेरी बारात आ रही है और तेरा काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तेरे बाप ने तो मरकर अपनी जान छुड़ा ली तुझसे, मगर मेरे गले में ये मोटी हड्डी फंसा कर चला गया। अंजलि ने घबराकर सिर उठाया और अपनी भीगी हुई पलकों से मामी की तरफ देखा, मगर उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल सका। वो जानती थी कि अगर उसने जुबान खोली तो फिर उसकी सजा उसे भूखा रहकर या फिर लकड़ी से मार खाकर सहनी पड़ेगी। घर के अंदर कमरे से मामी की लाडली बेटी रूबी की आवाज आई, जो अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी माँ को बुला रही थी कि उसे चाय चाहिए क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मामी का अंदाज तुरंत बदल गया और वो बड़ी ही चीनी जैसी मिठास भरे अंदाज में अपनी बेटी को जवाब देने लगी कि अभी अंजलि तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाएगी। मेरी गुड़िया रानी, तुम आराम करो। अंजलि ने बर्तनों को उनकी टोकरी में रखा और अपने गीले हाथों को दुपट्टे के किनारे से पोंछते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी। ये किचन उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था, जहां पर उसे अपनी जवानी की कीमत आग की तपिश में गुजारनी पड़ती थी। किचन में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसके अंजाम पर रो रो कर काली पड़ चुकी हों। अंजलि ने चूल्हा जलाया और फिर एक बर्तन उस पर रखा। उसके बाद उसकी आंखों के सामने उस दिन का नजारा घूम गया जब वो बूढ़ा रिश्ता लेकर आया था। वो दौलत के नशे में डूबा एक घटिया किस्म का आदमी था, जिसने मामी के आगे नोटों की मोटी मोटी गड्डियां रख दी थी और जिन्हें देखकर मामी की आंखों में वो चमक आ गई थी जो अंजलि ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस सौदेबाजी में अंजलि की रजामंदी की कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसे तो बस एक बेजान सामान की तरह बेचा जा रहा था। मामी ने अंजलि को बताया भी नहीं था कि उसका रिश्ता तय हो गया है। बस सुबह उठते ही ऑर्डर दे दिया कि आज तेरी विदाई हो जाएगी उस बूढ़े के साथ। अंजलि ने जब मना करने की कोशिश की और अपने मरे हुए माँ बाप का वास्ता दिया तो मामी ने उसके बालों को जोर से पकड़ा और उसे दीवार के साथ दे मारा और धमकी दी कि अगर तूने जरा से भी कोई नाटक किया तो फिर मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी और फिर तू देखना कि मैं लोगों के सामने तेरी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाती हूँ। अंजलि जानती थी कि मामी ये सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि वो बहुत ही गिरी हुई औरत थी, इसीलिए उसने खामोशी ओढ़ ली। चाय का पानी उबलने लगा तो अंजलि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने चाय तैयार की और कांपते हाथों से कप में छान कर रूबी के कमरे की तरफ गई। रूबी अपने नरम मुलायम बिस्तर पर खूबसूरत सा तकिया टेक लगाकर बैठी थी और अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन को देख रही थी, जो कि मामी ने अंजलि के हिस्से की जमीन को बेचकर ही उसके लिए बनवाई थी। वही जंजीर थी। तभी अंजलि की नजर रूबी के हाथों पर पड़ी, जहां वो सोने के कंगन पहने थी, जो कि अंजलि की माँ के थे और अंजलि को अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर याद थे। अंजलि को देखते ही रूबी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अंजलि के हाथ से चाय का कप लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली कि सुना है आज तुम बहुत बड़ी सेठानी बनने जा रही हो।
वो तो शुक्र मनाओ मेरी मम्मी का, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना अमीर रिश्ता ढूंढा है, वरना तुम्हारे जैसी अनाथ और बदसूरत शक्ल वाली को भला कौन पूछता। अंजलि ने नजरें झुका ली। उसके दिल में एक दर्द की टीस उठी कि ये वही रूबी है जिसके साथ वो बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती थी, मगर आज वो उसे इंसान तक नहीं समझती। रूबी ने चाय पीते हुए कहा कि वैसे वो है तो बूढ़ा, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस यही बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे किसी सेठ के साथ कभी जिंदगी गुजारूं, मगर खैर, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। बेचारी अंजलि खामोशी से वहां ऐसे ही खड़ी रही, क्योंकि उसे मामी ने पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि जब तक रूबी चाय न पी लिया करे, वो बर्तन वापस ले जाने के लिए वहीं पर खड़ी रहे। रूबी लगातार उसका दिल दुखाने वाली बातें कर रही थी और अपनी खूबसूरती और अपने होने वाले पति की तारीफें करती जा रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। अंजलि भी रूबी जितनी ही खूबसूरत थी, लेकिन वो अपने घमंड के आगे उसे जानबूझकर बदसूरत बोलती रहती थी। रूबी का जो होने वाला पति था वो एक डॉक्टर था। उसकी बातें सुनकर अंजलि का दिल चाह रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर रो ले, मगर उसके तो आंसू भी सूख चुके थे कि तभी इतने में मामी कमरे के अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बहुत ही बेकार सा पुराना लहंगा था, जो शायद मामी की माँ का रहा होगा। उसमें से बड़ी अजीब सी महक आ रही थी और वो जगह जगह से फटा हुई था। मामी ने वो जोड़ा अंजलि की तरफ उछाला और बोली कि शाम को ये पहन लेना, सेठ जी आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो तुझे ऐसे साधारण कपड़ों में देखें और ये समझें कि हमने तुझे कुछ भी नहीं दिया है। अंजलि ने कांपते हाथों से वो लहंगा उठाया। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ कि क्या यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। मामी ने रूबी को प्यार करते हुए कहा कि गुड़िया रानी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे दहेज के लिए जो जेवर बनवा कर रखे हैं ना, वो तो उस सेठ के दिए हुए पैसों से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज रात ये मुसीबत हमारे सिर से चली जाएगी, फिर हम सुकून से रहेंगे। ये सुनकर अंजलि के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बर्बादी दरअसल इन लोगों की खुशी की बुनियाद है। दोपहर बीत रही थी और घर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। बस मामी की तरफ की ही एक दो औरतें आ गई थीं, जिन्होंने आते ही अंजलि को घूरना शुरू कर दिया और फिर आपस में बातें करने लगी। देखो तो बेचारी अनाथ की किस्मत कैसी है, पति भी मिला तो वो भी बूढ़ा। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। भला वो मामी की तरफ की रिश्तेदारिन थी तो वो अंजलि की शुभचिंतक कैसे हो सकती थी। फिर इसके बाद वो मामी की तारीफों के पुल बांधने लगी कि उन्होंने कैसे अनाथ बच्ची का घर बसा दिया, और मामी उन सबके सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर चुकी थी कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि अपनी बेटी को विदा करूं, मगर क्या करूं, आखिर फर्ज भी तो निभाना है। अंजलि को इसके बाद एक कोने वाले कमरे में बिठा दिया गया, जहां पर गहरा अंधेरा था और बहुत हल्की सी लाइट जल रही थी। उसे वही पुराना सा लहंगा पहना दिया गया जो उसके शरीर पर किसी कटीली झाड़ी की तरह चुभ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और आंखें बीरान थीं। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जिसे सब देख रहे थे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं था। बाहर आंगन में खाना बनने की खुशबू आ रही थी, जो अंजलि को किसी बदबू की तरह महसूस हो रही थी। आज ये घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद रूबी उसके कमरे में आ गई। उसके सिर में भयंकर दर्द था। उसने अंजलि पर चिल्लाते हुए कहा कि मम्मी तो मेहमानों में लगी हुई हैं, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ, मुझे दवा खानी है, शायद उससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। अंजलि ने उसे देखा। रूबी ने अपना महंगा लहंगा पहना हुआ था और वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, जबकि अंजलि एक भिखारिन जैसी दिख रही थी। अंजलि चुपचाप उठी और दोबारा उस मनोज किचन की तरफ चली गई। बाहर अभी भी बादल गरज रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। बिजली की गरज और चमक ने माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया था। किचन में दाखिल होते ही अंजलि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद नहीं हुआ। उसने दूध का बर्तन चूल्हे पर रखा और जैसे ही दूध गर्म होने लगा तो उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक छोटी सी शीशी पर पड़ी। ये वही गोलियां थीं जो मामी अक्सर नानी को खिला देती थी।
जब वो अपनी बीमारी की वजह से उन्हें परेशान करती थी। इसके असर की वजह से नानी अपनी सुध बुध खो बैठती थी और वो चुपचाप बिना किसी हरकत के पड़ी रहती थी। ये बहुत ही पावरफुल दवाई थी। अंजलि के दिमाग में तुरंत एक प्लान आया, जिसे सोचते हुए उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने शीशी उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसके अंदर बस कुछ ही गोलियां थीं। अब उसके पास दो रास्ते बचे थे। या तो वो चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दे और उस दरिंदे जैसे बूढ़े के साथ चली जाए जो उसकी जिंदगी को नरक बना देगा, या फिर वो कुछ ऐसा करे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। तभी अंजलि पीछे की तरफ पलटी तो आंगन की दीवार पर टंगे शीशे में उसे अपनी शक्ल दिखाई दी। उस आईने में उसे उस वक्त एक ऐसी लड़की दिख रही थी जो बिल्कुल मरी हुई लग रही थी और जिसकी आत्मा भी मर चुकी थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया, जिन्होंने मरते वक्त कहा था कि मेरी बेटी तुम बहादुर बनना, कभी हिम्मत मत हारना। ये सब सोचते ही अंजलि के वजूद में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। इस पल उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत उतर आई। उसने शीशी का ढक्कन खोला, गोलियां पीसकर उन्हें पाउडर बनाने लगी। उसके कानों में बाहर सबके बात करने की आवाजें आ रही थी। किसी खुशी की नहीं बल्कि मातम की तरह लग रही थी ये आवाजें। उसकी दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। बाहर से मामी के जोर जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी, जो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। अंजलि ने अपने हाथों से वो पाउडर उठाकर उसे दूध में डाल दिया। दूध का रंग जरा सा भी नहीं बदला। इसके बाद उसने उसमें हल्की सी चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया, ताकि अगर इन दवाइयों में कोई भी खुशबू हो तो वो छिप जाए। अंजलि ने दूध को गिलास में डाला। उसका चेहरा अब बिना किसी हाव भाव के था। उसकी आंखों में जो बीरानी थी वो एक खतरनाक फैसले में बदल चुकी थी। वो गिलास लेकर किचन के दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में अंजलि का चेहरा एक पल के लिए चमक उठा। अगर उस वक्त कोई उसे देख लेता तो यकीनन यही समझता कि वो ये दूध पीकर शायद खुद को इस मुसीबत से आजाद कर देगी, क्योंकि वो एक कमजोर और बहुत ही बेबस लड़की थी जिसके पास इस मुसीबत से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। मगर अंजलि की मुट्ठी बंद थी और उसकी नजरें किसी और मंजिल पर ही जमी थीं। धीमे कदमों से चलती हुई वो सीधा रूबी के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां वो दर्द से बेहाल लेटी उसी दूध का इंतजार कर रही थी, जो दरअसल उसकी और अंजलि की किस्मत दोनों को बदलने वाला था। अंजलि के हर कदम के साथ घर की खामोशी गहरी हो रही थी और एक सवाल था कि ये लड़की क्या करने वाली है। उसके दिमाग में क्या कोई खतरनाक प्लान है जो इस जुल्म की तकदीर को पलट कर रख देगा, क्योंकि अंजलि की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि बदले की वो चिंगारी थी जो सब कुछ राख कर देने के लिए तैयार थी। अंजलि जैसे ही रूबी के कमरे में पहुंची, उसके पैर भारी हो गए, जैसे कि ना जाने कितना वजन उसके पैरों से बांध दिया गया हो। कमरे में इस वक्त परफ्यूम की महक भरी थी, जो अंजलि के नाक में किसी जहरीली गैस की तरह घुस रही थी। रूबी अभी तक बिस्तर पर लेटी थी और अपने हाथों से अपने माथे को दबाए जा रही थी। अंजलि को देखते ही उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत जाग उठी और वो गुस्सा करते हुए बोली कि इतनी देर क्यों लगाती तुमने, सिर्फ एक दूध का गिलास लाने में? क्या तुम सीधा भैंस के पास चली गई थी दूध निकालने के लिए? अंजलि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल उस वक्त बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों से दूध का गिलास रूबी की तरफ बढ़ा दिया। रूबी ने एक झटके से गिलास पकड़ा और दर्द की गोली मुंह में रखकर उसे निगल लिया। अंजलि की सांस उसके सीने में अटकी हुई थी। वो एक टक रूबी को देख रही थी, फिर उसकी नजर उसके गले पर पड़ी, जहां से वो दूध नीचे उतर रहा था, जो दरअसल इस घर की परंपरा को ही बदलने वाला था। रूबी ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और फिर उसे साइड टेबल पर रखकर मुंह बिगाड़ कर बोली कि इसमें इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी तुमने? क्या तुम मुझे बीमार कर देना चाहती हो? अंजलि अभी भी चुप रही। बस उसकी नजरें रूबी के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इंतजार कर रही थी उस पल का जब वो दवा अपना असर दिखाना शुरू करेगी। बाहर अब बारिश थोड़ी बढ़ने लगी थी। खिड़कियों के शीशे हवा के दबाव से कांप रहे थे, जैसे कि अंदर जो कुछ हो रहा है उससे वो भी घबराए हुए हों।
थोड़ी देर बीती कि रूबी की आंखें एकदम से भारी होने लगी। उसने अपना सर पकड़कर दबाने की कोशिश की और खुद से ही बोली कि लगता है मुझे नींद आ रही है। अंजलि, तुमने ये मुझे कैसा दूध दिया? वो इतना ही बोल पाई, लेकिन आगे कुछ न बोल सकी और फिर तकिए पर सिर रखकर लेट गई। वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगी थी और उसकी जुबान अब उसका साथ नहीं दे रही थी, जैसे कि नशे के असर में होता है। अंजलि कुछ पलों तक पत्थर बनी खड़ी रही। फिर उसने आगे बढ़कर रूबी को हिलाया, मगर वो अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। और तभी एकदम से जोर से बिजली कड़की और पूरे घर की बत्ती चली गई। शायद तेज तूफान की वजह से बिजली खराब हो गई थी। पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया था। अब यही वो मौका था जिसका अंजलि को इंतजार था। इस गहरे अंधेरे ने अंजलि के डर को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक जुनून ने ले ली। बाहर से कुछ मेहमानों की आवाज आई जो मामी से पूछ रहे थे कि आपने जनरेटर का इंतजाम नहीं किया। तो मामी कहने लगी कि अरे भाई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतना महंगा इंतजाम करें। आप चिंता मत करिए, अभी लाइट आ जाएगी। ये कहते हुए मामी ने एक दो मोमबत्तियां जला दी। बाहर तो थोड़ा बहुत शोर था, लेकिन अंदर खामोशी थी। अंजलि के दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके। अंधेरे में कुछ आवाज हुई, कुछ ससराहट सुनाई दी और फिर एक भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। लेकिन इस खराब मौसम की आवाजों के बीच ये आवाज दब गई। वक्त तेजी से गुजरा। हर गुजरता पल अंजलि की धड़कनों को बढ़ा रहा था। 15-20 मिनट के बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये मामी के चिल्लाने की आवाज थी। दरवाजा खोलो, अंदर क्या कर रही हो? तुम्हारा दूल्हा आ गया है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अंजलि ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी धीरे से खोल दी। कमरे में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी जो अंजलि ने अभी कुछ देर पहले ही जलाई थी। मामी तेजी से अंदर दाखिल हुई और सामने का नजारा देखकर उनकी सांस अटक गई। सामने कुर्सी पर वही पुराना लहंगा पहने हुए एक वजूद बैठा था, जिसका चेहरा लंबे घूंघट में छुपा हुआ था। वो सिर झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे बिल्कुल बेजान हो। मामी ने चैन की सांस ली और गुस्से से बोली, बहुत अच्छा है जो तुम चुपचाप तैयार हो गई। मैं तो समझी थी कि कहीं भाग तो नहीं गई, वरना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती। चल, अब जल्दी से उठ, सेठ जी बाहर इंतजार कर रहे हैं और पंडित जी भी आ चुके हैं। इसके बाद वो वजूद हल्के से हिला, उठने की कोशिश की, मगर लड़खड़ाकर वापस गिरने लगी। मामी ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया और नफरत से बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरे इस ड्रामे को देखकर मैं ये शादी नहीं करवाऊंगी? मुझे तेरी एक एक नस के बारे में पता है। चाहे अब तू कुछ भी कर ले, लेकिन अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। मामी को ये लगा कि अंजलि नाटक कर रही है और इसीलिए उसके पैर नहीं उठ रहे। मन में उसे तकरीबन वो घसीटते हुए बाहर लाई। आंगन में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी जिसमें किसी को भी ठीक से कुछ नहीं दिख रहा था। बस सब ये इंतजार कर रहे थे कि जैसे तैसे ये तमाशा निपटे और वो सब खाना खाकर यहाँ से चले जाएं। सेठ भी सामने बैठा था। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर वो घिनौनी लहर दिख रही थी जिसे देखकर कोई भी शरीफ इंसान उससे नफरत करने लगे। वो बार बार अपनी कीमती घड़ी देख रहा था। जब दुल्हन को लाया गया तो सबकी नजरें उसी पर जम गईं और उसके पुराने और बदसूरत लहंगे को देखने लगी। मगर जिस वजूद ने उसे पहना था वो कांप रहा था। पंडित जी ने तुरंत ही रस्में शुरू की। मामी दुल्हन के साथ ही बैठ गईं और पूरे समय उसके पीछे से उसे पकड़े रही ताकि सारी रस्में वो दबाव डालकर पूरी करवा सकें। उन्होंने धीरे से उसके कान में कहा, खामोश रहना और कोई भी तमाशा मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जब फेरों के लिए खड़ा किया गया तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मामी कहने लगी कि अरे, बेचारी की आज तबीयत काफी खराब है और उसे बहुत कमजोरी हो गई है। ये सुनकर सभी लोग मामी की बात से निश्चिंत हो गए। फिर मामी ने खुद उसे पकड़कर फेरे करवा दिए और इसके बाद मांग में सिंदूर भरने की रस्म की बारी आई तो उन्होंने घूंघट उठाकर जल्दी से मांग भरवाई की रस्म करवा दी। अंधेरा गहरा होने की वजह से ज्यादा किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था और ऊपर से शादी जल्द से जल्द करने की भी पड़ी हुई थी। दुल्हन का सिर बार बार लुढ़क रहा था तो मामी ने तुरंत ही सबको सफाई देनी शुरू की कि हमारी बेटी बहुत शर्मीली है, बेचारी अनाथ भी है ना,
तो इसीलिए वो आज अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है और वो बहुत दुखी है, रो रही है। बेचारी इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पा रही। कुछ लोगों को इन सब बातों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन सबको यही लग रहा था कि भला हमें क्या। इस दौरान दुल्हन ने थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश की, मगर मामी उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। जैसे ही सारी रस्में पूरी हुई, सेठ तुरंत बोला, अब बस बहुत हो गया, जल्दी से विदाई करो, मुझे देर हो रही है। मामी भी यही तो चाहती थी कि ये मुसीबत जितनी जल्दी हो सके इस घर से टल जाए, ताकि वो चैन की सांस ले सके। उन्होंने दो औरतों की मदद से दुल्हन को उठाया, जो बिल्कुल बेसुध लग रही थी, जैसे कि उसमें जान ही नहीं, और गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगी। बारातियों में से एक दो लोग कहने लगे कि आखिर ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है। तो मामी ने फिर से सफाई दी कि मैंने बताया ना कि वो बीमार भी है और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, कमजोरी बहुत हो गई है। अचानक से बारिश काफी तेज हो गई और बिजली भी भयंकर रूप से कड़कने लगी, जिससे माहौल बहुत डरावना हो गया। सेठ ने तुरंत अपनी बड़ी गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा कि जल्दी से दुल्हन को पिछली सीट पर बिठाओ, वो भीग जाएगी। इसके बाद मामी ने ऐसा ही किया। फिर वो भी पिछली सीट पर दुल्हन के साथ आकर बैठ गया। मामी गाड़ी के शीशे के पास आई और अंदर झांक कर धीरे से बोली, बेटा, अपने घर जाकर हमेशा खुश रहना और हमें भूल जाना। अगर कभी भी शिकायत लेकर वापस आई तो समझ लेना अब तेरा वही घर है। दुल्हन का चेहरा अभी भी घूंघट में ही था और वो सेठ के बगल में सिर को सीट से लगाकर बैठी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर बारिश के पानी को उड़ाती हुई गली के अंधेरे मोड़ में गायब हो गई। मामी ने वहीं खड़े खड़े लंबी सांस ली और खुद से बोली, शुक्र है भगवान का, आज इस मनूस मुसीबत से मेरी जान छूट गई। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उन्हें यकीन था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। वो नहीं जानती थी कि प्रकृति भी इस वक्त उनकी इस जीत पर हंस रही थी। मेहमान धीरे धीरे, जो कि एक दो ही थे, वो भी चले गए और घर में दोबारा से सन्नाटा छा गया, जैसे कि तूफान से पहले की खामोशी हो। मामी ने गेट पर ताला लगाया और अपने पल्लू से मुंह पोंछती हुई वापस आंगन में आई। अब एकदम से उन्हें अपनी बेटी रूबी की याद आई और फिक्र होने लगी कि वो बेचारी तो सिरदर्द में अकेली पड़ी होगी। अंजलि तो अब चली गई है, अब उन्हें खुद ही जाकर उसे देखना पड़ेगा। वो बड़ी ही खुश होते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। उन्हीं ख्यालों में भी वो डूबी नहीं थी कि वो जिस कमरे की तरफ जा रही थी, वहां एक बहुत बड़ी सच्चाई किसी भयानक रूप में उनका इंतजार कर रही है। और जिस गाड़ी को उन्होंने अभी विदा किया है, उसमें कौन बैठा था। ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कयामत अभी टूटने वाली थी। तभी एक बार फिर से बारिश तेज हो गई और आंगन में जो मोमबत्तियां जल रही थीं, उनकी आखिरी रोशनी भी बुझ गई। गहरा अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में मामी का साया किसी भूत की तरह दिखने लगा। उन्होंने लोहे के भारी गेट को धक्का देकर बंद किया और कुंडी लगाने की आवाज उस सन्नाटे में किसी गूंज की तरह सुनाई दी। यह आवाज दरअसल इस बात का ऐलान कर रही थी कि घर से वो बोझ हमेशा के लिए निकल गया, जो बरसों से उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। मामी ने अपने पल्लू से अपने चेहरे पर जमी बूंदों को पोंछा और जीत भरी मुस्कुराहट से अपने पूरे घर को देखा, जो अब खाली हो चुका था। वहां सिर्फ खाली बर्तन बिखरे पड़े थे और फूल दिख रहे थे, जो बारिश के पानी में भीगकर धब्बों की तरह लग रहे थे। लेकिन मामी के लिए तो ये नजारा बहुत बेहतरीन था, क्योंकि उन्होंने अपनी चालाकी और मक्कारी से एक जंग जीत ली थी, जो उन्हें नामुमकिन लग रही थी। उनके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। दिल ही दिल में खुद की उन्होंने खूब तारीफ कर रही थी कि वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो अनाथ यहाँ से चली गई, जो मेरी बेटी के दहेज पर बोझ बनकर बैठी थी। अब वो उस बूढ़े सेठ के यहाँ जाकर दिन रात पिसेगी और मेरी बेटी रूबी तो राज करेगी, राज। मामी ने जो कुछ भी किया था, उन्हें जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक मासूम जान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। फिर वो अंदर वाले आंगन की तरफ आईं, जहां पर दो पड़ोसन औरतें अभी भी बैठी थीं। वो भी बस जाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने जैसे ही मामी को देखा तो उनकी तारीफ करने लगी कि तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी और इतने अमीर घर में बच्ची का रिश्ता तय कर दिया, वरना आजकल तो सगी बेटियों के भी लोग रिश्ते नहीं कर पाते हैं। तुमने अनाथ का घर बसाकर पुण्य कमा लिया है। मामी ने बड़े ही नम्रता से सिर झुका लिया
और झूठे आंसुओं के साथ बोली, बस बहन, क्या करूं, अपना फर्ज निभा रही हूं। मेरा दिल तो बहुत दुखी है, मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। फिर उन औरतों के चले जाने के बाद मामी ने चैन की सांस ली और अब घर के मेन दरवाजे पर भी ताला लगा दिया। घर में सिर्फ बारिश का शोर था और कभी कभी बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मामी को बहुत थकान महसूस होने लगी, जैसे कि उन्होंने बहुत भारी बोझ अपने सिर से उतारा हो। वो फिर आराम करने का सोचने लगी। उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि सुबह उठकर सबसे पहले वो सारा जेवर और नकदी पैसा निकाल कर देखेंगी जो अपनी बेटी रूबी के लिए छुपा कर रखा है। अब तो अंजलि का हिस्सा भी रूबी को ही मिलेगा। ये ख्याल आते ही उनकी आंखों में लालच की चमक और गहरी हो गई। वो अपने सुनहरे सपनों में खोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाली थी कि अचानक फिर से उन्हें याद आया कि वो रूबी के कमरे में जाना तो भूल ही गई। वो तो अभी भी अपने कमरे में सिर दर्द की वजह से सो रही है। अंजलि ने उसे दवा खाने के लिए दूध भी दिया था। मामी के दिल में ममता जागी कि जाकर देखूं कि मेरी बेटी की तबीयत कैसी है और उसे ये खुशखबरी भी सुनाऊं कि वो मनहूस इस घर से चली गई। फिर वो सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ कि उसे आराम करने देती हूँ। अभी तो उसने दवाई खाई है, उसका असर होगा। सुबह उठेगी तो सुकून और आराम से पूरी बात बताऊंगी। वैसे भी आज की रात बहुत थका देने वाली थी। फिर वो अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद थी कि आंखों से दूर थी। थकावट के बावजूद भी उनका दिमाग लगातार आज की हर एक चीज को दोहरा रहा था कि किस तरह उन्होंने अंजलि को डराया और किस तरह से उन्होंने उसकी शादी करवा दी और गाड़ी में धक्का देकर बिठाकर विदा भी कर दिया। हर नजारा उन्हें एक अजीब सा गर्व महसूस करवा रहा था। कमरे में गहरा अंधेरा था क्योंकि बिजली अभी तक नहीं आई थी और खिड़की से बाहर बिजली की चमक बार बार कमरे को रोशन कर रही थी कि अचानक मामी को हल्की सी प्यास महसूस होने लगी। दिन भर झूठे आंसू बहाने और झूठी चीख चिल्लाहट मचाने के बाद अब उन्हें अपना गला सूखा हुआ लग रहा था। प्यास इतनी तेज लगी थी कि उनसे और लेटा नहीं गया। उन्होंने साइड टेबल पर रखे हुए जग को उठाया तो वो खाली था। वो गुस्से में बड़बड़ाई कि इस कमबख्त अंजलि ने आज कमरे में पानी भी नहीं रखा। चलो, अब तो वो चली गई है, अब खुद ही काम करना पड़ेगा। वो बिस्तर से उठी और अंधेरे में टटोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। उनके पैर में चप्पल थी जिसकी आवाज खाली घर में गूंज रही थी। वो कमरे से निकलकर आंगन में आई तो ठंडी हवा के तेज झोंके ने उनका स्वागत किया, जिससे उन्हें बहुत तेज सिहरन सी होने लगी। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। किचन दूसरे कोने में था और वहां तक जाने के लिए एक बड़ा सा लॉन था जिससे गुजरना पड़ता था और इस लॉन से लगा हुआ ड्राइंग रूम भी था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम के सामने से निकली तो तभी उन्हें एक अजीब सी महक अंदर से आती हुई महसूस हुई। ये महक उनके लिए कोई अनजानी नहीं थी। ये ताजा बनी हुई इलायची वाली चाय की खुशबू थी। वो 1 मिनट के लिए रुक गईं। उनके माथे पर बल पड़ गए कि भला इस वक्त चाय कौन बना रहा है। घर में तो सिर्फ मैं हूं और रूबी है, और रूबी तो इस वक्त लेटकर सो रही है। क्या रूबी उठ गई है? मामी ने सोचा कि हो सकता है कि उसकी आंख खुल गई हो और फिर उसने खुद ही चाय बना ली हो। फिर वो खुद से ही कहने लगी कि लेकिन रूबी तो इतनी लाडली और आराम पसंद है कि उसने कभी भी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है, तो वो आज अचानक से चाय कैसे बना सकती है? और क्या दवा का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? ये सब कैसे हो सकता है? मामी के दिल में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा, मगर उन्होंने सिर झटका और खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। हो सकता है ये खुशबू पड़ोस वाले घर से आ रही हो। वो आगे बढ़ी और उन्होंने ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खोल दिया। अंदर गहरा अंधेरा था, मगर खिड़की से आने वाली स्ट्रीट लाइट और बिजली की चमक ने कमरे में हल्की सी रोशनी कर रखी थी। फिर वो किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि उनके कानों में एक आवाज आई। ये किसी कागज के पलटने की आवाज थी, जैसे कि कोई अखबार या किताब पढ़ रहा हो। उस खरखराने की आवाज ने उनके कदम जमीन पर जैसे जमा दिए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां पर, कौन है? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, मगर जवाब में खामोशी मिली। बाहर सिर्फ बारिश का शोर सुनाई दे रहा था।
मामी को लगा कि शायद उनके कान बज रहे हैं। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और दीवार का सहारा लेते हुए टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, पर टॉर्च नहीं मिली। और तभी अचानक से बिजली वापस आ गई और कमरे का झूमर जलने लगा। रोशनी होते ही मामी को सब दिखने लगा, मगर जैसे ही उनकी नजर सामने सोफे पर पड़ी तो उनके गले से चीख निकलते निकलते रह गई और उनका खून जैसे जमता गया, क्योंकि उनके सामने वो नजारा था जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वहां सोफे पर वैसे तो मेहमान बैठा करते थे, लेकिन आज एक वजूद बड़े ही सुकून के साथ टांग पर टांग रखकर बैठा था। उसने एक हाथ में चाय का कप पकड़ रखा था जिससे भाप उड़ रही थी, और दूसरे हाथ में अखबार था जिसे वो बड़े ही सुकून से पढ़ रहा था। और वो चाय के कप की भाप उस अखबार के पीछे से निकल रही थी। उस वजूद का चेहरा अखबार की वजह से छुपा था, मगर उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो इस घर का मालिक है और उसे किसी का भी डर नहीं। मामी की आंखें ये देखते ही हैरत और घबराहट से बड़ी बड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये है कौन। क्या ये कोई चोर है जो शादी वाले घर को लूटने आ गया है? मगर फिर उस वजूद ने धीरे से अखबार नीचे किया और चाय की चुस्की लेते हुए उसे टेबल पर रखा। और फिर तो मामी की दुनिया ही हिल गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी और एकदम से गिरने से बची। उन्होंने दीवार का सहारा लिया, क्योंकि वो वजूद बहुत ही सुकून से वहां बैठा था। वो कोई अजनबी नहीं था, ना ही कोई मर्द, क्योंकि सामने सोफे पर रूबी नहीं बल्कि अंजलि बैठी थी। वही अंजलि जिसे वो अपने हाथों से दुल्हन बनाकर अभी कुछ देर पहले ही जबरदस्ती गाड़ी में धक्का देकर विदा कर चुकी थी। वो इस वक्त वही पुराना लाल रंग का लहंगा नहीं पहनी थी, बल्कि वो तो घर के बिल्कुल साधारण कपड़े पहने बैठी थी। और उसके चेहरे पर ना तो कोई डर दिख रहा था, ना ही कोई बेचारगी दिख रही थी, जो कुछ घंटे पहले तक उसकी किस्मत थी, बल्कि एक अजीब सी जीत, सुकून और ठहराव था जो मामी के होश उड़ाने के लिए काफी था। उनके हाथ पर सुन्न पड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाई, तुम यहाँ कैसे? अंजलि, तुम्हारी तो विदाई हो गई थी। मैंने खुद तुम्हें गाड़ी में बिठाया था। तो फिर वहां पर कौन गया? अंजलि ने बहुत ही सुकून से चाय पी और फिर कप को मेज पर रखा। उसकी आंखों में ठंडक पसरी थी जिसने मामी के खून को जमा कर रख दिया था। अंजलि ने धीरे से कहा, मामी, आपने जिसे विदा किया वो मैं नहीं थी, बल्कि आपकी अपनी लाडली बेटी और मेरी प्यारी बहन रूबी थी। मामी को लगा जैसे छत उनके सिर पर ही गिर जाएगी। उनके कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाकर बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, अपनी बकवास बंद करो। मेरी बेटी तो कमरे में लेट कर सो रही है, उसके सिर में तो दर्द हो रहा था। अंजलि मुस्कुराने लगी। ये मुस्कुराहट किसी खंजर से कम नहीं थी और बोली कि हाँ, उसके सिर में दर्द था, और आपने ही कहा था ना कि अंजलि उसके लिए दूध लेकर जाओ, तो मैं उसके लिए दूध ले गई थी। मगर उस दूध में चीनी के साथ साथ मैंने वो गोलियां भी मिला दी थी जो आप अक्सर नानी को मिलाकर देती थी और आपने छुपा कर रखी थी। रूबी ने भी वो दूध पिया और फिर वो गहरी नींद में खो गई। और फिर जब बिजली चली गई तो अंधेरा पसर गया, तो मैंने उसे अपना वो पुराना लहंगा पहना दिया जो आपने मेरे लिए चुना था, और बाकी का काम तो इस अंधेरे और आपकी जल्दबाजी ने कर दिया, क्योंकि आपको मुझे इस घर से विदा करने की इतनी जल्दी थी कि आपने जरा सा भी ध्यान ही नहीं दिया रूबी पर। गोलियों का असर इतना ज्यादा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसका चेहरा भी मैंने घूंघट में छुपा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप चाहती थीं कि दुल्हन का चेहरा छुपा रहना चाहिए। ये सुनते ही मामी ने अपना सिर दोनों हाथों से पीट लिया और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तूने मेरी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कर दिया, वो तो उसे मार ही डालेगा। अंजलि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और ठंडे अंदाज में बोली कि उस दरिंदे के हवाले मैंने नहीं, आपने किया है। मामी, याद नहीं है आपको कि आप किस तरह से अपनी प्यारी रूबी को पकड़कर जबरदस्ती सारी रस्में पूरी करवा रही थी? आपने ही तो उसका घूंघट उठाकर उसकी मांग भी भरवाई थी। ये कहकर अंजलि जोर से हंसी और कहने लगी, आज तो किस्मत ने मेरा पूरा साथ दिया है। आपने जब उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा उस सेठ की तरफ ही था जिसे आप देख ही नहीं पाई, और अंधेरे की वजह से कोई भी उसके चेहरे पर ध्यान ही नहीं दे सका। जब फेरों के लिए वो लड़खड़ा रही थी तो आपने ही उसे सहारा देकर सारे फेरे करवा दिए और फिर गाड़ी में ले जाकर भी बिठा दिया।
आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का सौदा कर दिया, उसे उस बूढ़े सेठ के साथ, जिसे एक पत्नी नहीं सिर्फ एक औरत चाहिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि घूंघट के पीछे अंजलि है या रूबी। उसे तो बस अपनी कीमत वसूल करनी थी जो उसने आपको दी है। ये सुनते ही मामी का कलेजा मुंह को आ गया। वो भागती हुई रूबी के कमरे की तरफ गईं, जहां अब सिर्फ खाली बिस्तर था और अंजलि के वो फटे पुराने कपड़े थे जो उसने रूबी के कपड़े पहनने के लिए उतार कर रखे थे। इन हालात को देखकर मामी वहीं जमीन पर गिर गईं और जोर जोर से रोने लगी। मेरी फूल जैसी बच्ची उस बूढ़े जानवर के पास चली गई। मैं क्या सोच रही थी और ये क्या हो गया। मैं तो अंजलि के लिए गड्ढा खोद रही थी, मगर उसमें मेरी अपनी ही औलाद गिर गई। अंजलि धीरे धीरे चलती हुई मामी के करीब आकर खड़ी हुई और बोली कि मामी, ये भगवान का इंसाफ है। आपने मेरे अनाथ होने का फायदा उठाया, मेरी मजबूरी का सौदा किया और आपको लगा कि भगवान कुछ नहीं देख रहा, मगर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपने दौलत के लालच में आकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप भूल गईं कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, इंसान अक्सर खुद उसमें गिर जाता है। वो बूढ़ा सेठ अब रूबी को कभी भी वापस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास शादी के सारे सबूत हैं। और जो शादी आपने खुद अपनी मर्जी से करवाई थी, ये शादी बेहोशी में हुई हो या होश में, यह भी आप साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको सफाई दे रही थी कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है। अब तो आप खुद ही गवाह हैं। अब रूबी उस बूढ़े की पत्नी है और वो उसे ले गया है अपने उस आलीशान नरक में जहां आप मुझे भेजना चाहती थी। मामी ने अंजलि के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ, मैं सब कुछ सच बता दूंगी, मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगी। अंजलि ने अपने पैर पीछे हटा लिए और ठंडे अंदाज में बोली कि अब तो बहुत देर हो चुकी है मामी, गाड़ी तो शहर से बहुत दूर जा चुकी होगी और अगर आपने पुलिस को बताया तो फिर बदनामी किसकी होगी? उस सेठ की नहीं होगी, बल्कि आपकी अपनी बेटी की होगी कि वो विदा होकर गई और अब माँ कह रही है कि दुल्हन ही बदल गई। और फिर वो सेठ तो बहुत पावरफुल है, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। उल्टा वो यही कहेगा कि आपने पैसे लेकर अपनी बेटी दी है, और वो सच कह रहा होगा क्योंकि पैसे तो आपने सच में लिए हैं। ये सुनते ही मामी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें वो सारे नोटों की गड्डियां जो उन्होंने सेठ से ली थीं, अब जहरीले कीड़े मकोड़े बनकर काटने लगी और अब उसकी अपनी बेटी उसी दरिंदे बूढ़े के रहमो करम पर होगी। ये सोचकर मामी का दिमाग फटने लगा। वो पागलों की तरह उठी और घर के दरवाजे की तरफ भागी कि नहीं, मैं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। मगर बाहर तो भयंकर बारिश और तूफान था। वो कीचड़ में फिसल कर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी को बचा लो, मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगती हूँ। लेकिन अब पछतावे का समय निकल चुका था। अंजलि दरवाजे पर खड़ी मामी को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था कि काश इंसान वक्त रहते अपनी गलती मान ले और समझ जाए। मामी बारिश में भीगती रही और अपने पापों का पछतावा करती रही कि मैंने एक अनाथ का हक खाया था, मैंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और आज उसी जुल्म ने मेरी अपनी ही औलाद को निगल लिया। अंजलि ने मामी को वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया और अंदर जाकर अपना थोड़ा बहुत सामान बांधने लगी, क्योंकि अब वो इस घर में नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वो किसी सुरक्षित जगह पर चली जाएगी, क्योंकि इस घर की दीवारें मामी के दुख और पछतावे से गूंजेंगी। मामी सारी रात उस कीचड़ में पड़ी रही और पागलों की तरह रूबी का नाम पुकारती रही। जब सुबह का सूरज उगा तो बारिश रुक चुकी थी, मगर मामी की दुनिया उजड़ चुकी थी। मोहल्ले वालों ने जब मामी की इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गए। किसी को भी असली सच्चाई पता नहीं चल सकी, सिवाय अंजलि और मामी के। मगर सबने देखा कि मामी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो हर आने जाने वाले से पूछती हैं कि मेरी अंजलि कहाँ है? उससे कहो कि वो मेरी रूबी को बुलाए। इसके बाद सच्चाई जब सेठ को पता चली तो उसने भी रूबी को वापस नहीं भेजा और उसे अपनी पत्नी बनाकर ही रख लिया, क्योंकि उसके लिए यह अब इज्जत की बात हो चुकी थी कि वो दुल्हन को वापस कैसे करे। और रूबी जो इतने ऐशो आराम और नाजों से पली हुई थी,
अब एक बूढ़े आदमी की कैद में थी और वो रोज अपनी माँ को कोसती थी, जिसने कुछ पैसों की खातिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अंजलि वहां से चली गई और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां भले ही मेहनत मजदूरी थी मगर जुल्म नहीं था। मामी ने अंजलि के हिस्से की दौलत और उसके जेवर लूटने के लिए उसके साथ ये सब कुछ किया, लेकिन अब वो सब कुछ यहीं का यहीं रह गया था और अपनी जिस औलाद के लिए वो ये सब कुछ इकट्ठा कर रही थी, वो भी अब उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। आज मामी एक जिंदा लाश बन चुकी हैं, क्योंकि जमीर का बोझ और औलाद की बर्बादी का दुख अच्छे अच्छे लोगों को खोखला करके रख देता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी ऐसे इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए जो हम पर निर्भर है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।